कभी सोचा है कि पहाड़ इतने ऊंचे क्यों होते हैं और घाटियां इतनी गहरी? आज हम उन जबरदस्त ताकतों के बीच की एक अविश्वसनीय लड़ाई में गोता लगाने वाले हैं, जो लगातार हमारी पृथ्वी को एक नया आकार दे रही है। अब ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? भाई ग्रेविटी तो हर चीज को सेंटर की तरफ खींचती है, तो फिर हमारी पृथ्वी एक बड़ी सी चिकनी बॉल की तरह क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा शक्ति संघर्ष चल रहा है। हाँ, इसका जवाब एक लगातार चलने वाली प्लैनेट लेवल की रस्साकशी में छिपा है। दो बहुत बड़ी, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी ताकतें हैं जो अरबों सालों से एक दूसरे से लड़ रही हैं, और इसी लड़ाई में हमारी दुनिया बनती और मिटती है। इसको ऐसे सोचिए कि दो टीमें हैं। एक टीम है जो पृथ्वी के अंदर से आती है और लगातार पहाड़ और ज्वालामुखी जैसी चीजें बना रही है, और फिर है दूसरी टीम जो सतह पर काम कर रही है और हवा, पानी और बर्फ का इस्तेमाल करके उन सभी चीजों को लगातार तोड़ रही है। तो चलिए पहले टीम से मिलते हैं। ये हैं बिल्डर्स, यानी निर्माता। साइंटिफिक भाषा में इन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, और इनकी शक्ति सीधे हमारे ग्रह के गर्म पिघले हुए कोर से आती है। जरा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा इंजन है जो उस गर्मी से चलता है जो इसके बनने के समय से बची हुई है, और साथ ही नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके से। यही अंदरूनी गर्मी है जो सतह पर जमीन को ऊपर उठाने और नए लैंडस्केप बनाने की ताकत देती है। अब ये जो निर्माता हैं, ये दो मेन तरीकों से काम करते हैं। कभी कभी ये बिल्कुल धीमे और स्थिर होते हैं, लाखों सालों में पृथ्वी की पपड़ी को धीरे धीरे मोड़कर और ऊपर उठाकर विशाल पर्वत बना देते हैं। और दूसरी तरफ ये एकदम ड्रामेटिक और विस्फोटक होते हैं, सतह पर पिघली हुई चट्टान उगलकर नए ज्वालामुखी द्वीप बना देते हैं। चलिए अब दूसरी टीम से मिलने का वक्त है। ये हैं स्कल्प्टर्स, यानी मूर्तिकार। इन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, और इनका काम है कि बिल्डर्स ने जो कुछ भी बनाया है उसे लगातार तराशना और एक नया आकार देना। बिल्डर्स के बिल्कुल उलट, जिन्हें अपनी शक्ति पृथ्वी के अंदर से मिलती है, इन मूर्तिकारों को अपनी एनर्जी मिलती है सूरज से। हाँ, सोलर एनर्जी ही हवा को चलाती है, समंदर से पानी को भाप बनाती है जो बारिश बनकर गिरता है, और वो सारे मौसम सिस्टम बनाती है जो पृथ्वी की सतह को लगातार घिसते रहते हैं। इन सभी मूर्तिकला वाली शक्तियों के लिए एक कलेक्टिव टर्म है डेन्यूडेशन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है उजागर करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्याज की परतें छीलना, मतलब सतह को धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हटाना। अब ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक 4 स्टेप की असेंबली लाइन की तरह काम करता है। ये शुरू होता है वेदरिंग से, जहाँ चट्टानें अपनी जगह पर ही टूट जाती हैं। फिर होता है मास मूवमेंट, जहाँ ग्रेविटी ढीले मटेरियल को नीचे खींचती है। उसके बाद होता है इरोजन, जहाँ हवा या पानी उस मटेरियल को बहा कर ले जाते हैं। और आखिर में होता है डिपोजिशन, जहाँ उस मटेरियल को एक नई जगह पर जमा कर दिया जाता है। तो चलिए उस सबसे ज़रूरी पहले कदम पर थोड़ा और करीब से नज़र डालते हैं। वेदरिंग यानी अपक्षय इन मूर्तिकारों के हथियारों के ज़खीरे में से सबसे पहला और मुख्य हथियार है। वेदरिंग को आप चट्टानों पर एक धीमा लेकिन बहुत सब्र वाला हमला समझ सकते हैं। ये चट्टानों को बस एक ही जगह पर कमज़ोर करता है, तोड़ता है, उन्हें इरोजन यानी अगले स्टेप के लिए तैयार करता है। पहला तरीका है केमिकल अटैक। सोचिए कि कैसे जंग लोहे को खा जाता है। बिल्कुल उसी तरह पानी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और कुछ हल्के एसिड्स धीरे धीरे चट्टानों को घोल देते हैं, जिससे वो अंदर से सड़ने लगती हैं। फिर आता है फिजिकल अटैक, जो सीधी साधी ताकत का खेल है। जैसे सड़क का एक गड्ढा पानी के जमने और फैलने से बड़ा होता जाता है, ठीक वही प्रोसेस चट्टानों को भी तोड़ सकता है। यहाँ तक कि दिन और रात के बीच के टेम्परेचर में बदलाव भी चट्टानों को लगातार कमज़ोर करके तोड़ सकता है। और आखिर में नेचर खुद भी इस काम में शामिल हो जाती है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। एक पेड़ की ताकतवर जड़ें कंक्रीट के फुटपाथ को भी तोड़ सकती हैं, और बिल बनाने वाले जानवर चट्टान और मिट्टी को तोड़कर सतह को नए हमलों के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये लगातार चलने वाली लड़ाई सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। इसके हमारी जिंदगी, हमारी इकोनॉमी और हमारी सभ्यता पर बहुत असली परिणाम होते हैं। असल में ये जो विनाशकारी प्रोसेस है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अविश्वसनीय रूप से ज़रूरी है। वेदरिंग के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग दिखती।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, ये तथाकथित विनाशकारी ताकत असल में एक निर्माता भी है। इसके बिना न तो हमारे पास खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी होती, न हमारे पास लोहा और तांबे जैसे जरूरी अयस्क होते, और न ही वो अलग अलग तरह के लैंडस्केप होते जो हमारे ग्रह पर जीवन को सपोर्ट करते हैं। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अरबों सालों से ये लड़ाई सिर्फ दो ताकतों के बीच रही है, पृथ्वी के भीतर और सतह पर। लेकिन अब माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और खेती के जरिए हम इंसान भी ग्रह की शक्ल को बदल रहे हैं। तो क्या हम इस प्राचीन लड़ाई में एक तीसरे अनचाहे खिलाड़ी बन गए हैं?